नमस्कार दर्शकों, मैं अमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम सारथी एक संवाद में। दोस्तों, मानव की उत्पत्ति हमेशा से ही एक अबुझा सवाल रहा है। मनुष्य की उत्पत्ति कहां से शुरू हुई, कैसे हुई और विश्व में मानव कैसे फैले? हमारे आदि पूर्वज कौन थे? क्या मानव हमेशा से ही ऐसा था, आदिकाल में जैसा है? दुनिया में इंसानों और अन्य जीवों के प्राचीन इतिहास को लेकर समय समय पर वैज्ञानिक तथ्य सामने आते रहे। वहीं सभी धर्मों के अनुसार मानव की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा की गई, भले ही अलग अलग प्रकार से। लेकिन हिंदू धर्म में इसको लेकर कई धारणाएं मौजूद हैं। पुराणों के अनुसार मानव की उत्पत्ति भारत में हुई। एक धारणा के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के समय स्त्री और पुरुष पैदा किए, जिससे मनुष्य की संतान उत्पत्ति हुई और मनुष्य भारत में फैला और विस्तार हुआ। वहीं दूसरी धारणा के अनुसार स्वामी दयानंद ने कहा अपने सत्यार्थ प्रकाश में कि मानव की उत्पत्ति का स्थान आर्यवर्त का इलाका है, जो कि आज तिब्बत और हिमालय का निचला भाग कहा जा सकता है। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महासचिव श्री विनय आर्य जी। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन्हीं के साथ मौजूद हैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री धर्मपाल आर्य जी। धर्मपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धर्मपाल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि स्वामी दयानंद ने आर्यव्रत जो क्षेत्र था वहां पे मानव की उत्पत्ति का स्थान बताया। आखिर उन्होंने कैसे उसको जाना कि वहां ही हुआ? क्योंकि साइंस ने अलग अलग थ्योरी दी, हिंदू धर्म में अलग अलग विचार हैं, अन्य धर्मों में अलग विचार हैं, तो उन्होंने किस प्रकार से कहा कि वही स्थान है कि वहां पे मानव की उत्पत्ति हुई? देखिए, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में मनुष्य की उत्पत्ति के लिए त्रिविष्टप शब्द का प्रयोग किया, जिसको आज तिब्बत कहते हैं। तिब्बत में मनुष्य के लिए एक सर्वाधिक माकूल माहौल था। ना वो बहुत ठंडा, ना वो बहुत गर्म, और न रेगिस्तान है, ना उसमें कोई जल प्लावन है। इस प्रकार से सर्वाधिक उपयुक्त स्थान त्रिविष्टप अर्थात तिब्बत मान करके तिब्बत में मनुष्य की उत्पत्ति पहले हुई। जहां तक प्रश्न है जो आपने कहा कि फलाना ऐसे मानता है या स्त्री पुरुष मानते हैं, स्वामी दयानंद ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि मनुष्य की उत्पत्ति अमैथुनी उत्पत्ति हुई। अमैथुनी का मतलब है कि बालक नहीं पैदा हुआ। बुजुर्ग होता तो आगे की संतति कैसे बढ़ती? तो उन्होंने स्पष्ट लिखा कि उन्होंने नौजवान नवयुवक नवयुवती पैदा हुए और वो तिब्बत में हुए। विनय जी, जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि नवयुवक और नवयुवती पैदा हुए, बहुत सारे जो अन्य जो मत हैं उनके अंदर भी कहा गया कि एडम और ईव आए, आदम और हवा आए, या आए जो कि ऊपर से आए। तो लगभग वही चीज स्वामी दयानंद ने कही कि क्या वो थे वो? आप आदम और हव्वा को किसी रूप में भी ले लें, हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि हमें इस बात को तर्क की कसौटी पे कसकर को विज्ञान के साथ मिलाकर के देखना पड़ेगा कि आखिर उत्पत्ति हुई है तो किसी न किसी तरह से तो हुई ही है। बिल्कुल। अब उसका आधार क्या है, उसका मूल क्या है, उसके पीछे तर्क क्या है? बाइबल में जो कथाएं आती हैं उसके आधार पर आदम और हव्वा पहली बार उत्पन्न हुए और उनके बाद उनकी सृष्टि का क्रम एक अलग तरह से चला। जी। महर्षि दयानंद लिखते हैं, जो आदरणीय धर्मपाल आर्य जी ने अभी बताया कि नवयुवक और नवयुवती पैदा हुए, इसमें तर्क एक है और वो तर्क स्पष्ट है। यदि बालक पैदा होते तो वे अपने आप का पालन पोषण कैसे करते, उनको कौन पालन करता उनका? और यदि बुजुर्ग पैदा होते तो ऐसी अवस्था में उनको नई संतान पैदा करने की जो योग्यताएं चाहिए शरीर में, वो कैसे हो पाती? इस आधार पर महर्षि दयानंद लिखते हैं कि नवयुवक और नवयुवतियां पैदा हुए नई सृष्टि के समय। जब भी नई सृष्टि का निर्माण होता है, आज भी अनेक जीव जंतु अमैथुनी सृष्टि द्वारा पैदा होते हैं। तो साइंस जिस प्रकार कहता है कि क्या ये भी हो सकता है कि जैसे साइंस में अभी आजकल चर्चा चल रही है डार्विन की एक थ्योरी कि मनुष्य का धीरे धीरे विकास हुआ, आदि मानव से वो धीरे धीरे बंदर से आदि मानव से जो है वो एक मनुष्य बना। तो क्या वो धीरे धीरे उत्पत्ति का एक विकास उस इलाके के अंदर हुआ? क्या वो थे वो? देखिए अमित जी, एक ये बहुत बड़ा विषय है डार्विन की थ्योरी, क्योंकि बचपन से हम लोग साइंस की पुस्तकों में पढ़ते आए कि डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत ये कहता है कि पहले दुनिया में बंदर थे,
बंदर के बाद आहिस्ता आहिस्ता क्रमिक विकास हुआ तो वो मनुष्य बनते चले गए। पहले 4 पैर पे चलते थे, फिर उन्होंने 2 पैर पे चलना शुरू कर दिया। अब उस विकास के सिद्धांत का अंत क्या है और उसका आरंभ क्या है, इसको बताने की जिम्मेदारी आदरणीय डार्विन महोदय ने भी नहीं ली। ना तो डार्विन महोदय ये बता पाए कि बंदर से पहले क्या थे, क्या वो बंदर से पहले कोई छोटा मेंढक टाइप थे, और मेंढक से पहले क्या है वो कोई कीड़ा थे, और उस जो कीड़ा थे उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो केवल क्या बंदर थे, गधे नहीं थे, घोड़े नहीं थे, चिड़िया नहीं थी, और पशु पक्षी नहीं थे, मछलियां नहीं थी। ये वस्तुतः बिना तर्क का एक विज्ञान है जिसको हम ढोते चले आ रहे हैं लंबे समय से। लंबे समय तक एक बातें मान्यता में आती चली गई कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। धार्मिक पुस्तकों में लिख दिया गया, अंकित कर दिया गया। विज्ञान आया, विज्ञान ने तर्क को देखा, गैलीलियो ने एक जिम्मेदारी ली। उसने बोला कि नहीं भाई, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तर्क की बात थी, विरोध हुआ, विरोध के फलस्वरूप उसको बलि देनी पड़ी अपनी। उससे पहले उसके ऊपर बहुत जोर दिया गया कि तुम मान लो कि नहीं है भाई, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उसने कहा कि मैं मान भी लूं और तुमसे माफी मांग भी लूं तो भी सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाने वाला। अब हम यूं मानते चले जाएं कि डार्विन की थ्योरी, क्योंकि डार्विन ने कही ठीक होगी, ये हमारी तर्क की बुद्धि का अभाव होने का एक बहुत बड़ा, एक समझ लीजिए एक हमारे सामने उदाहरण है। हम उदाहरण इस रूप में लेते हैं, इस संसार में अनेक जातियां निवास करती हैं। जाति वो जो शक्ल से पहचान ली जाए। आज अगर हम देखें रेसिस के रूप में तो मनुष्य की लगभग 4 या 5 रेसिस मुख्य रूप से हैं। एक अफ्रीकन, जिनको हम एक रंग की दृष्टि से पहचान लेते हैं और उनकी बनावट की दृष्टि से। एक चाइनीज, जिसको हम चाइना, जापान, थाईलैंड आदि, नेपाल से शुरू हो जाती है रेस, ये पूरी की पूरी रेस है। एक एशियन रेस, जिसको हम बांग्लादेश, श्रीलंका से लेकर के पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान आदि में, जिसको हम एशियन रेस कहेंगे। एक यूरोपियन रेस, जिसको हम यूरोप और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ले लेते हैं। आप इन चारों रेसिस के मनुष्यों को खड़ा कर लें, इनकी शारीरिक बनावट, इनकी शारीरिक क्षमताएं, इनके शरीर के अंदर जो विशेषताएं, इस संसार को चलाने के लिए जो इनका तरीका है, वो समान मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। तो ये तो हुई जाति की बात। अब एक तरफ मछली जाति है जिसके संतान उत्पत्ति का तरीका अलग है, एक तरफ मगरमच्छ आदि, उनके संतान उत्पत्ति का तरीका अलग है, एक तरफ बंदर, घोड़ा, बिल्ली, बैल आदि, इनकी संतान उत्पत्ति का तरीका अलग अलग है। तो जाति की पहचान उनके प्रजनन के तरीके से और उनके रहन सहन के तरीके से आदि आदि तरीके से हो सकती है। अब हम ये कहने लगे बेतर्क की बात कि बंदर से मनुष्य बना, मान लेते हैं कि बंदर से मनुष्य बना, 1 मिनट के लिए इस तर्क को ले लेते हैं कि बंदर से मनुष्य बना। हमें यह देखना पड़ेगा कि मान लेते हैं जब बंदर से मनुष्य बनना आरंभ हुआ उस समय इस संसार में 10 करोड़ बंदर थे। तो क्या कुछ बंदरों में परिवर्तन आया, बाकी बंदर ही रहे? पिछले 50-60 हजार लाख साल का इतिहास तो विज्ञान भी मानने लग गया है कि अगर उस समय मनुष्य बन चुके थे तो क्या उस समय बंदरों ने अपनी आप को बचा के रख लिया, अपनी जाति को, कि भाई हम बाकी लोगों को तो हम मनुष्य नहीं बनने देंगे, हम तो बंदर ही रहेंगे। भला कौन ना मनुष्य बनना चाहेगा? जब मनुष्य के पास इतनी जीवंतता, सजीवता, बुद्धि आदि सबका देखा तो सारे बंदर मनुष्य बनना चाहते। और जब एक क्रम चल ही चुका था बंदर से मनुष्य बनने का, तो भला वो क्यों पीछे रहते? इसलिए आज मैं बिल्कुल ये मैं जानता हूं इसके ऊपर बहस की आवश्यकता है, तर्कों की आवश्यकता है, इसके ऊपर निरंतर चिंतन की आवश्यकता है, इसके अंदर शोध की आवश्यकता है। दिक्कत वहां पर आती है जब एक तर्क की कही गई बात को केवल नकार इसलिए दिया जाता है कि नहीं, किसी ने कह दिया था और वो भी किसी यूरोपीय वैज्ञानिक ने कह दिया था, इसलिए हम मानने लगे। मैं पूछूं मछली इससे पहले क्या थी भाई, और अब आगे क्या बनेगी? तो उसका जवाब भी डार्विन थ्योरी में होना चाहिए, या फिर डार्विन थ्योरी को मानने वाले विद्वानों को, वैज्ञानिकों को उसका जवाब देना चाहिए कि बंदर से मनुष्य बना तो मनुष्य से अब ये पक्षी बनेगा, पक्षी से ऊपर हवाई जहाज, क्या बनेगा? आगे भी उनको जवाब देना चाहिए। या फिर उनको ये मानना पड़ेगा कि मनुष्य एक अंतिम अवस्था है, और यही जो अंतिम अवस्था है वास्तविक में यही इसकी आरंभिक अवस्था थी। क्योंकि अंतिम अवस्था यदि यही है, वो केवल तभी मानी जा सकती है जब अब विकासवाद समाप्त हो चुका हो, अब विकास होने की क्षमता समाप्त हो चुकी हो। मैं नहीं समझता कि विकास शरीरों में या जातियों में परिवर्तन का परिचायक है।
विकास जो है बुद्धि के विकास का परिचायक है। हमारी सोच बदलती है, सोच आगे बढ़ती है। विज्ञान के शोध हमें नई से नई चीजों को बताने की क्षमता रखते हैं, विकास उसका नाम है, ना कि हमारे शरीरों में कि अब हमारा हाथ 4 फुट का है, अगली बार 8 फुट का हो जाएगा, फिर 15 फुट का हो जाएगा। इसको विकासवाद के सिद्धांत में बांध करके नहीं देखा जा सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि आदि मानव से मानव बना, विकास हुआ, बुद्धि का विकास हुआ, उसने पत्थर के हथियार बनाने शुरू किए, और हो सकता है कि वो हिमालय में ही हुआ हो, हम ये मान लेते हैं। आदि मानव हम किसको कहेंगे बंधु? जो 2 पैर पे चल रहा था। 2 पैर पे चल रहा था, आदि मानव उसको कहेंगे। आदि मतलब आरंभ वाला, बस पुराना व्यक्ति, हम ये कह जो सकते जंगल हैं। में रह रहा था, उसके पास हथियार नहीं थे। हथियार उसके पास भी थे, उसके पास जीने के हर साधन मौजूद थे, उसके पास अग्नि भी थी, खाने की व्यवस्था भी थी, हथियार भी थे, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था भी थी, पहनने के लिए हर चीज थी। हाँ, क्रमिक विकास में उसने कपड़े के तरीके बदले, पहनने के तरीके बदले। पहले वो लकड़ी पे यात्रा करता था, उसने नाव बनाई, नाव के बाद उसने जहाज बनाया, जहाज के बाद पानी का जहाज बनाया, बड़ा जहाज बनाया, आदि आदि ये विकास उसने किया। लेकिन हम ये कहें कि पहले वो आदि मानव 4 पैरों पे चलता था, ये स्वीकार करने के लिए आर्य समाज की वेद की मान्यता बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आर्य समाज इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। तो एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि अब हम इस बात को तो एक तरह से मान सकते हैं कि चलो वो आदि मानव था और उसका हिमालय में विकास हुआ, वो आया, तो क्या हिमालय से पूरी दुनिया के अंदर फैला, या ये पूरे विश्व के अंदर उसी समय के अंदर विकास होता रहा और अलग अलग जगह पे आदि काल में आदि मानव जो पुराना व्यक्ति था वो विकास हुआ, या हिमालय में ही विकास होकर वो सारी दुनिया में फैला? देखिए अमित जी, पहली बात तो ये कि आपको इस बात पर गौर करना होगा, जो ये विकासवाद की थ्योरी चल रही है, कि एक बात कहते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से हुई, बाकी जीव जंतुओं की थ्योरी बिल्कुल कि गाय है, घोड़ा है, बकरी है, हाथी है, शेर है, मछली है, पक्षी हैं, इनकी मोर है, इसकी थ्योरी क्या? अगर विकासवाद था तो केवल क्या मनुष्य के लिए था? और जैसा अभी कहा गया कि विकासवाद क्या अब आके रुक गया, ये तो आप अब विज्ञान ये कहता है, इतिहासकार मानने लगे कि इतने साल पहले राम हुए, राम के समय में ये कहा, अब आपने पुराणों की चर्चा की, बंदर शक्ल दे दी, हालांकि वो बंदर नहीं थे, हनुमान वानर नहीं थे। प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर हनुमान के समय, राम के समय बंदर थे, तो कुछ तो बंदर रह गए, उन बंदरों का विकास। और आज जो मनुष्य हैं, 50,000 साल पहले, लाख साल पहले जो मनुष्य थे, राम, ये लोग जो थे, इनका विकास क्या हुआ? क्या विकास 1 लाख साल पहले रुक गया, अब समाप्त हो गया? तो विकासवाद की थ्योरी खत्म हो गई। और बाकी पशुओं, पक्षियों, जलचर, नभचर, इन लोगों के लिए, इन पक्षियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए क्या विकासवाद की थ्योरी? इसका अर्थ यह है कि विकासवाद केवल एक गलत धारणा पर आधारित है, और जैसा मैं कह रहा हूं उसको मान लेना चाहिए, केवल इस थ्योरी पर आधारित है। तो आपका कहना है कि विज्ञान को जो है, हमारे जो ग्रंथ जिसे कहते हैं वेद के अंदर जो विकासवाद की थ्योरी है उसके ऊपर कार्य करना चाहिए और उसके ऊपर सिद्धांत बनाने चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत सारे जो अभी हम देखते हैं कि डार्विन की थ्योरी को लेकर हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने एक बात कही, तो उस पर चर्चा शुरू हो गई और बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा था, जैसे कि आपने बताया। तो आज उसके ऊपर कार्य करने की जरूरत है हमें? क्या वेद में जो लिखा है वो ही सत्य है कि वही होगा? इस बात को इस रूप में समझ लेते हैं, आज से लगभग 100 साल पहले, ज्यादा लंबे समय की बात नहीं कर रहा, डार्विन की थ्योरी तो बहुत पुरानी बात को बताती है। आज से लगभग 100 साल पहले एक बात बड़ी प्रचलन में थी, आज भी कुछ लोग कह देते हैं इस रूप में, कि पृथ्वी जो है 2 बैलों के सींग पर टिकी है। बिल्कुल ठीक है। अब महर्षि दयानंद के तर्क को देखें तो धन्यवाद करना पड़ेगा महर्षि दयानंद का, जिन्होंने हमें तर्क से सोचना सिखाया। उन्होंने कहा ठीक है, मानता हूं कि बैलों के सींग पे टिकी है, वो दाएं सींग पे टिकी है कि बाएं सींग पे टिकी है या दोनों पे टिकी है, इसको भी हम तर्क से छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो ये बताएं कि वो बैल कहां पर टिका है। अब उसका उत्तर कहां देंगे कि वो बैल कहां पर टिका है? अगर हम ये कहें कि पृथ्वी अपने ऊपर अक्ष पे नहीं घूम रही, वो तो बैलों के सींग पे टिकी है,
एकदम से नया प्रश्न उभर के आता है कि वो बैल कहां पे टिका है। सिद्ध हो गया कि अगर बैल के सींग पे टिकी होती तो पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने पर कहीं तो वो बैल के सींग नजर आते। आज तक तो किसी कोने पे भी नजर नहीं आए किसी को भी। और फिर पृथ्वी घूम कैसे सकती थी अगर टिकी होती है अक्ष के ऊपर, तो घूमती नहीं। इसका मतलब सूर्य घूमता तो हमेशा उसको बैल के आसपास से, कहने का मतलब तर्क से बात करेंगे तो समझ में आ जाएगी कि नहीं, ये धारणा जो थी वो गलत थी। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गैलीलियो ने एक धारणा बदल के रख दी, साइंस आई, उसने कहा कि नहीं भाई ये मामला गलत है, क्योंकि इन दोनों चीजों को देखने के लिए हमारे पास तर्क सामने मौजूद था। सूर्य भी मौजूद था, पृथ्वी भी मौजूद थी, बैल का कहीं अस्तित्व नहीं था, इसलिए दोनों धारणाएं निर्मूल हो गई और हमें मानना पड़ गया कि नहीं भाई पृथ्वी गोल है और बैल के सींग पर नहीं टिकी। आज कहीं हमारे ग्रंथ कहते भी हों, विज्ञान उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। विकासवाद के मामले में हमारा सामने अंतर है कि विकासवाद को मानने के लिए आज हमारे पास वो मुद्दे मौजूद नहीं है, वो साधन मौजूद नहीं है पूरी तर्क पे। यानी वो तो ना तो ऐसी कोई स्थिति में हमारे कैमरे लगे हुए थे कि हम देख लें भाई जान करके कि उस समय क्या हुआ था। आज हमारे पास 50,000 साल पहले के ना लोग मौजूद हैं ना ग्रंथ मौजूद हैं, लेकिन एक चीज मौजूद है, तर्क, जो एक चीज को सिद्ध करता है कि पानी ऊपर से जाएगा तो नीचे ही जाएगा। ये तर्क है। अगर कोई ये कहने लगे आज से 50,000 साल पहले पानी नीचे से ऊपर की ओर जाया करता था, कौन मानेगा भाई? विज्ञान का तर्क स्पष्ट है कि वो नीचे की तरफ जाएगा। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का सिद्धांत है, आज से 5 लाख साल पहले भी यही था, आज से 5 करोड़ साल पहले भी यही था, आज से 5 करोड़ साल बाद भी यही होगा। तो इस तरह के आधार पर आज वर्तमान में हम निर्णय कर सकते हैं। इसलिए विज्ञान को इसके ऊपर दोबारा से बैठना चाहिए। बड़े वैज्ञानिकों को अगर वो सही बात के निकट जाना चाहते हैं, सृष्टि उत्पत्ति के विषय में भी अलग अलग धारणाएं जो मौजूद हैं, चाहे वो कुरान के अंदर अंकित हो, चाहे वो बाइबल के अंदर अंकित हो, चाहे वो मनुष्य की उत्पत्ति के रूप में कुरान में जो लिखा गया हो, चाहे बाइबल में लिखा गया हो, चाहे साइंस के अलग अलग वर्ग जिसको मानते हो, चाहे वो वेद में लिखा गया हो, इन सब में से सत्य तो एक है, दो तो नहीं हो सकते। इसलिए उस एक सत्य को जानने का हमें सबको प्रयत्न करना चाहिए। आज आपने सार्थक संवाद में इस विषय को उठाया। इस विषय में अनेक कभी आप अवसर लगे तो आप वैज्ञानिकों को भी बुलाएं, तर्क के साथ बुलाएं और वैज्ञानिकों के साथ इसकी लंबी चर्चा करें। आखिर वो कौन से तर्क के साथ इन बातों को सिद्ध करना चाहते हैं, चाहे वो मनुष्य के जन्म की स्थिति की बात हो कि कहां पर हुआ, चाहे वो डार्विन के विकासवाद की सिद्धांत की बात हो, चाहे वो बंदर से मनुष्य बनने की बात हो, और चाहे फिर हम उनसे अपने मन का एक प्रश्न तो जरूर पूछेंगे कि हाथी भविष्य में क्या बनने जा रहा है, मछली भविष्य में क्या बनने जा रही है और कौवा भविष्य में क्या बनने जा रहा है। ये प्रश्न पूछना तो हमारा अधिकार क्षेत्र में आता ही, हमें पूछना चाहिए। दर्शकों, इस विषय में हम चर्चा को जारी रखेंगे। अभी समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर दोबारा मुलाकात होगी। आप कहीं मत जाइएगा। एक ऐसा विषय है जिसको लेकर हमारे मन में बहुत 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 जिज्ञासा रहती है कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अमित जी कहने लगे कि विनय आर्य जी का जन्म तो बंबई में हुआ, चौथी पुस्तक में लिखा हो कि विनय आर्य जी का जन्म कलकत्ता में हुआ। तो अंत में तय तो एक करना ही पड़ेगा कि नहीं, जन्म तो एक ही स्थान पर हो सकता है, अनेक स्थानों पर नहीं हो सकता। हम ये कहें चलो कोई बात नहीं, धर्मपाल जी भी ठीक ही कह रहे होंगे, अमित जी भी ठीक ही कह रहे होंगे, कलकत्ता भी हो सकता हो गया हो। अरे भला ऐसे कैसे माने? इसलिए मनुष्य का धर्म है अनेक जो एक ही विषय में अलग अलग बातें हैं उनमें बैठ करके सिद्ध करना, चर्चा करके तय करना कि नहीं भाई एक बात जो सही है उसको सिद्ध करें। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम सार्थक संवाद में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर धरती पर मनुष्य आया कैसे, क्या ये विकास हुआ या ऊपर से ईश्वर द्वारा भेजा गया। हमारे साथ मौजूद हैं धर्मपाल आर्य जी, विनय आर्य जी, दोनों ही आर्य समाज से जुड़े हैं और काफ़ी समय से बहुत सारे वेद हैं उनके ऊपर जो है चर्चा करते आ रहे हैं विभिन्न मंचों पर। विनय जी, धर्मपाल जी, आज हमारी आप दोनों से जो चर्चा का विषय है ये है कि आखिर वेदों के अंदर लिख दिया गया
कि मनुष्य उत्पत्ति हो गई, मनुष्य की उत्पत्ति हो गई और हिमालय क्षेत्र दे दिया गया। मतलब आप लोगों ने पूरा का पूरा जब वेद के अंदर बता दिया, बाकी ग्रंथों के अंदर भी उत्पत्ति हुई, वो अलग अलग जगहों पे हुई, कि किसी पर्वत पे हुई, किसी जगह पे एडम ईव की हुई, तो कहीं पे किसी की हुई, कोई और ग्रंथ बताते हैं कि कैसे हुई। और इसके अलावा साइंस अलग थ्योरी देती है। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि वेद में जो लिखा है वो ही सच है, क्योंकि बाकी कहते हैं जो उनकी पुस्तक या उनके उसमें लिखा है वो सच है। ये तो इतना सरल और सामान्य तर्क है कि हमारे दर्शक इस बात को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेंगे। मैं कहता हूं मेरा जन्म कैराना में हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। हमारे भाई साहब कहने लगे नहीं, विनय आर्य जी का जन्म मेरठ में हुआ। अमित जी कहने लगे कि विनय आर्य जी का जन्म तो बंबई में हुआ। चौथी पुस्तक में लिखा हो कि विनय आर्य जी का जन्म कलकत्ता में हुआ। तो अंत में तय तो एक करना ही पड़ेगा कि नहीं, जन्म तो एक ही स्थान पर हो सकता है, अनेक स्थानों पर नहीं हो सकता। हम ये कहें चलो कोई बात नहीं, धर्मपाल जी भी ठीक ही कह रहे होंगे, अमित जी भी ठीक ही कह रहे होंगे, कलकत्ता भी हो सकता हो गया हो। अरे भला ऐसे कैसे माने? इसलिए मनुष्य का धर्म है अनेक अनेक जो एक ही विषय में अलग अलग बातें हैं उनमें बैठ करके सिद्ध करना, चर्चा करके तय करना कि नहीं भाई एक बात जो सही है उसको सिद्ध करें। अब पृथ्वी ऐसे बनी, मनुष्य ऐसे बना, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, इन सब बातों में से सही किसी की भी हो, लेकिन होगी एक ही की सत्य, दो की सत्य नहीं हो सकती। या तो मनुष्य की उत्पत्ति यहां हुई और ऐसे हुई, या मनुष्य की उत्पत्ति यहां हुई और ऐसे हुई। ठीक है, तो हमें वेद को आधार हम क्यों कहते हैं बार बार? वेद को आधार हम इसलिए कहते हैं कि पहली बात जिसको विज्ञान मानता है, वेद इस पृथ्वी की पहली पुस्तक है, उससे पूर्व में और कोई पुस्तक विद्यमान नहीं थी, यह विज्ञान मान लेता है। तो चलो जिसको विज्ञान पहले से ही मानता है उसके ऊपर तो बहुत अधिक तर्क मुझे लगता नहीं कि कोई आवश्यक है। उसके पश्चात में हमें दूसरा तर्क ये देखना पड़ेगा कि जिसको विज्ञान मानता है और जिसको वेद कहता है। आधुनिक विज्ञान का अर्थ मैं यहां ये ले रहा हूं कि आधुनिक विज्ञान के वैज्ञानिक जो हैं, जिन बातों को शोध करके कहीं प्रकाशित कर देते हैं, उसको विज्ञान मानता है, ऐसा मान लिया जाता है। यदि उसके विपरीत बात वेद में लिखी हो और विज्ञान ऐसा मान रहा हो, तो हमें दोनों में से मिलाकर के देखना पड़ेगा कि वे दोनों में से बात ठीक कौन सी है। हम वेद की बात को प्रथम दृष्टया ठीक कहें, यह भी कोई बहुत उचित नहीं है, लेकिन तर्क पे कसौटी कसने के बाद में अगर सिद्ध होता है और 1 2 3 4 5 6 बातें सिद्ध होती हों, तो अंत में हमें यह कहना पड़ेगा कि वेद ठीक है। वो ऐसी क्या बात है कि जो ये साबित करती है कि मनुष्य का विकास वेद के अनुसार ही हुआ? वेद के अनुसार मनुष्य का विकास हुआ ऐसा नहीं है, जो वेद में वर्णन है। वेद में भी इस बात का इस रूप में वर्णन नहीं है जिस रूप में हम ये कहें। वेद आधार ग्रंथ हैं, वेद सिद्धांतिक ग्रंथ है, सिद्धांत का वर्णन है वेद में। वेद में कहीं पर भी घटनाओं का वर्णन नहीं है, वेद में कहीं पर भी किस्सों का वर्णन नहीं है, वेद में कहीं पर भी किसी व्यक्ति विशेष की विकास की स्थिति या उसके जीवन के बारे में नहीं अंकित किया गया। वेद में मूल रूप से सिद्धांतों के पक्ष को लिखा गया, क्या सिद्धांत है, और वो सिद्धांत क्योंकि सृष्टि अनंत है, कोई ये पहली नहीं है, अनेक सृष्टि इससे पहले हो चुकी, अनेक सृष्टि इसके बाद होंगी। इसलिए वेद किसी काल का ग्रंथ नहीं है कि ये वेद इस वाली सृष्टि का आधार ग्रंथ है। वेद तो शाश्वत ज्ञान है जो हमेशा से सत्य था, हमेशा से सत्य है और हमेशा सत्य रहेगा। इसलिए उसको किसी घटना से जोड़ करके हम नहीं देख सकते, क्योंकि वेद में वो घटना लिखी है इसलिए वो सत्य नहीं है। वेद में घटनाओं का वर्णन नहीं है। महर्षि दान ने इतिहास के ग्रंथों को उठा करके अपना वर्णन किया है। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, जब उन्होंने वेद का भाष्य करना आरंभ किया, उस समय ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में और सत्यार्थ प्रकाश में जहां जहां उन्होंने इस विषय को छुआ, हम लोगों ने जो बात रखी आपके सामने, वो उस तर्क के आधार पर रखी। धर्मपाल जी, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वेद और विज्ञान ये दो शब्द आ रहे हैं। वेद और विज्ञान को अलग अलग कहना, मानना, यही गलत है। जो वेद में, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि वेद शब्द जो है वो संस्कृत का एक शब्द है। संस्कृत में एक प्रक्रिया है कि किसी भी शब्द का एक धातु प्रत्यय होता है। वेद शब्द है विद ज्ञाने, संस्कृत की एक धातु है, तो उसका अर्थ है ज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान ये एक मायने प्रकारांतर से अर्थ है। तो अगर मैं ये कहूं कि वेद और विज्ञान एक ही शब्द हैं, तो ये गलत नहीं है। विज्ञान वेद ही है,
जो कभी पलटता नहीं। जबकि मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि विज्ञान तो अपनी बातों को लगातार परिवर्तन करता रहता है, जबकि वेद की बातों में कोई परिवर्तन नहीं है। ये सब मानते हैं, वैज्ञानिक मानते हैं, इतिहासकार मानते हैं कि ऋग्वेद सृष्टि का प्राचीनतम ग्रंथ है जी। और केवल प्राचीनतम नहीं है, उसके अंदर आज से प्राचीनतम से लेके आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब परिवर्तन नहीं हुआ इसका क्या अर्थ है? परिवर्तन नहीं हुआ इसका यह अर्थ है कि उसको किसी ने नेग्लेक्ट किया, किसी ने ध्यान न दिया। न ध्यान दिया होता तो मनुष्य के संविधान में, मनुष्य की बातों में, मनुष्य की रचना में, मनुष्य जो कुछ भी करता है उसमें डेवलपमेंट होता है, प्रक्रिया में बदलाव आता है। लेकिन वेद में 197 करोड़ वर्ष से कोई परिवर्तन नहीं। विनय जी, धर्मपाल जी, अभी इस कार्यक्रम में अब समय हुआ है दर्शकों से विदा लेने का। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो वेद से जुड़ी थी, मानव की उत्पत्ति से जुड़ी थी, जो वेद के अंदर लिखा है, उस बारे में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो दर्शकों, अभी हमने जाना किस प्रकार से मानव का विकास हुआ, मानव की उत्पत्ति हुई वेद के अनुसार। अगर आप इन सब बातों से सहमत हैं या असहमत हैं, या आपके मन में कोई प्रश्न उठता है, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रोग्राम में टीवी स्क्रीन के नीचे आप लोगों को एक नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। हमारे जो प्रयास रहेगा कि आने वाले जो कार्यक्रम हैं उनके अंदर हम आपके इन प्रश्नों को उठाएं और अपने एक्सपर्ट से उन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करें, और क्या वो प्रश्न विज्ञान और वेद की कसौटी पर खरे उतरते हैं। तो हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, उसके बारे में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।